गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल योगदान के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले को विधायी कार्यों का प्रथम अनुभव बम्बई की लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में हुआ था। 1899 में तिलक को पराजित करके प्रेसिडेंसी की केंद्रीय डिवीजन की नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि के रूप में उनको चुना गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने राणा डे जीवी जोशी के निर्देशन में बहुत कुछ भूमिका निभाई और अर्थनीति, बजट आदि पर उनके भाषण से उनकी गहरी पकड़ के बारे में लोगों को भी पता चला और लोगों ने इस बात को भी स्वीकार किया। बम्बई की लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के सदस्य के रूप में के बाद में उन्होंने लगभग कई अवसरों पर अपने विचारोत्प्रेरक भाषणों के माध्यम से सभी सदस्यों को तर्कसंगत व न्यायसम्मत प्रस्ताव के प्रति अपना रवैया बताया और भूमि एलिनेशंस बिल पर गोखले ने सरकारी पक्ष का दृढ़तापूर्वक विरोध किया, क्योंकि इस बिल के द्वारा कृषकों को भूमि को बंधक रखकर ऋण लेने के अधिकार से वंचित रखने का प्रस्ताव किया जा रहा था। इस प्रस्ताव का वास्तविक प्रभाव यह था कि कानूनी रूप से कृषि भूमि के स्वामित्व का अधिकार काश्तकार की अपेक्षा सरकार में निहित हो जाता था। भूमि एलिनेशंस बिल पर सरकारी दृष्टिकोण से क्षुब्ध होकर के काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों ने फिरोज शाह मेहता और गोखले के नेतृत्व में सदन से बाहर गमन कर दिया। काउंसिल में निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया यह पहला बहिर्गमन या बाहर जाना था। इससे सरकारी रवैये पर प्रभाव पड़ा और निर्वाचित सदस्यों की इच्छा के विपरीत लैंड एलिनेशंस बिल पारित हो तो गया, किंतु उसके अधिकांश हिस्सों को लागू नहीं किया गया। इस संबंध में गोखले के द्वारा सुझाए गए उपाय सहकारी साख समितियों की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया और यह योजना बम्बई प्रेसिडेंसी में सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुई। डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बिल पर काउंसिल में हुए विवाद पर भी गोखले ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बिल के द्वारा नगरपालिकाओं में अलग अलग वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव था। गोखले ने इस प्रस्ताव का दृढ़तापूर्वक विरोध किया और ये कहा कि इस प्रस्ताव से स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की उपयोगिता और महत्व का निषेध होगा या उनका महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि इन संस्थाओं का मुख्य प्रयोजन यही है कि विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग एक साथ मिलकर सामुदायिक उद्देश्यों के लिए कार्य करने के लिए प्रशिक्षित हो, उन्हें समझ में आए कि लोकल सेल या स्थानीय प्रशासन क्या होता है। गोखले को इस बिल पर विचार करने के लिए गठित की गई प्रवर समिति के लिए सदस्य के रूप में चुना भी गया। बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल में गोखले का कार्यकाल बहुत ही संक्षिप्त रहा, क्योंकि 1902 में वे सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य निर्वाचित हो गए थे। काउंसिल में बजट पर मार्च 1902 में दिए गए भाषण से भी काउंसिल के सरकारी व गैर सरकारी पक्षों द्वारा पूरे देश में उनकी प्रशंसा की गई और यहाँ तक बात उठी कि बजट जब भी पढ़ा जाए तो उनके द्वारा दिए गए सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाए। उनकी इस प्रतिभा के बारे में उनके कट्टर विरोधी लॉर्ड कर्जन ने भी कहा कि ईश्वर ने उन्हें असाधारण योग्यताएं प्रदान की है और उन्होंने इन योग्यताओं को पूरी तरह देश सेवा के लिए लगा दिया है। सर जी फ्लुटमैन ने सुप्रीम काउंसिल में गोखले की भूमिका के विषय में कहा था कि गोखले की अनुपस्थिति में बजट पर डिस्कस करना ऐसा है जैसे हम शेक्सपियर के नाटक हेमलेट के बिना डेनमार्क के राजकुमार को हटाकर मंचन करते हैं। और आखिर में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि इससे सरकार का कठोर नियंत्रण स्थापित होने जा रहा था और भारत में उच्च शिक्षा के कई मार्गों पर बाधा उपस्थित होती चली जा रही थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सभी संवैधानिक संस्थाओं का बहुत अच्छा यूज़ करने का कोशिश किया और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ये संस्थाएं देश के हित के लिए काम करेंगी, तो आगे जा कर के जनमत को जागरूक किया जा सकेगा और वो जो जनमत है वो शिक्षित होकर के भारत देश के विकास में अपना योगदान देगा। आज के लिए बस इतना। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक विचार।